मित्रों, एक कुत्ता जो 1 मिनट में 27 से 28 बार सांसें लेता है तो वह 10 से 12 साल तक जीवित रहता है। वहीं पर एक मनुष्य 1 मिनट में 14 से 15 बार सांसें लेता है, वह 80 से 100 साल जीता है। लेकिन एक कछुआ 1 मिनट में सिर्फ 5 से 6 बार सांसें लेता है तो वह 500 से 600 सालों तक जीवित रहता है। इससे स्पष्ट है कि जिस जीव की सांसों की संख्या जितनी कम होगी वह उतनी ही लंबी आयु तक जीवित रहता है। इसी चीज को समझकर हमारे पूर्वजों ने सांसों की संख्या को कम और उसकी गहराइयों को ज्यादा करने के विज्ञान पे काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह समझ गए थे कि इंसान को जीने के लिए साल या महीने नहीं बल्कि एक निश्चित संख्या में सांसें मिलती है और सांसों को लेने की गति को कम करके उम्र को लंबा किया जा सकता है। लेकिन सांसों को धीमी व लंबा करने की ये गति प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए। मित्रों, सांस लेना जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और सहज प्रक्रिया है, पर दिन भर तमाम हिसाब किताब में डूबे रहने वाले हम जीवन के लिए सबसे जरूरी अपनी सांसों का हिसाब रखने में अक्सर चूक जाते हैं। इतना ही नहीं, हम में से अधिकतर लोग यह नहीं जानते कि सांस लेने की सही प्रक्रिया क्या है, सांसों पर पकड़ बनाना क्यों जरूरी है और किस तरह इससे तन और मन दोनों की सेहत बढ़ाई जा सकती है। मित्रों, हमारे फेफड़े की क्षमता एक बार में 3 से 4 लीटर वायु अंदर लेने तथा बाहर निकालने की है, किंतु हम में से अधिकांश लोग आधे से 1 लीटर वायु ही अंदर लेते तथा बाहर निकालते हैं। इसका अर्थ है कि हम अपने फेफड़ों की क्षमता का 1/4 भाग ही उपयोग में ले पाते हैं तथा 3/4 भाग क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते हैं। मित्रों, जब हम सांस लेते हैं तो वायु प्रत्यक्ष रूप से हम 3 या 4 स्थानों पर ही महसूस कर पाते हैं, जैसे कि कंठ, हृदय, फेफड़े और पेट। मस्तिष्क में गई वायु का तो हमें कुछ भी पता नहीं चलता, कान और नाक में गई वायु का भी हमें कम ही पता चलता है। श्वसन तंत्र से भीतर गई वायु अनेकों प्रकार से विभाजित हो जाती है, जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपना अपना कार्य करके वह पुनः भिन्न भिन्न रूपों में बाहर निकल जाती है। और ये सब इतनी जल्दी होता है कि हमें कुछ पता नहीं चल पाता है। सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ऑक्सीजन भीतर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। लेकिन मित्रों, हमारे शरीर के अंदर से क्या क्या सही और क्या क्या गलत करके ये वायु निकली है, इसका ज्ञान हमें बहुत ही कम हो पाता है। मित्रों, हम सब सामान्यतः उथली श्वसन क्रिया ही करते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य प्राणी अपनी सहज सांस लेने छोड़ने की क्रिया में कोई बदलाव नहीं कर सकते, जबकि मनुष्य प्रयास के द्वारा सांस लेने और छोड़ने में बदलाव कर अपने व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, आयु, बल, क्षमता, आत्मशक्ति तथा एकाग्रता में परिवर्तन कर सकता है। मित्रों, श्वसन क्रिया में वैज्ञानिक बदलाव करने की तकनीक को ही हम प्राणायाम कहते हैं। तो मित्रों, आइए हम एक कथा के माध्यम से जानते हैं कि श्वास हमारी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो मित्रों, इससे पहले कि आप इस कथा में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की श्वास से संबंधित कथा को। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक ऋषि अपने आश्रम में छात्रों को योग, ध्यान और प्राणायाम शिक्षाएं दिया करते थे। ऋषि खुद भी एक योगी थे। उन्होंने अपने कई वर्ष हिमालय की गुफा में
साधना करते हुए बिताए थे, जहां पर उन्होंने बहुत से सूक्ष्म मानवीय आयामों को समझा था और अब वे अपनी इस अनुभव को और ज्ञान को शिक्षा के माध्यम से जन समुदाय तक पहुंचाना चाहते थे। मित्रों, एक दिन रात्रि के भोजन के पश्चात उनके आश्रम के सबसे बुद्धिमान और होनहार छात्र उनके पास आता है और छात्र के चेहरे को देखकर गुरु समझ गए कि उसके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। गुरु के नजदीक पहुंचते ही छात्र ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। गुरु ने मुस्कुराते हुए बोले, मुझे मालूम है, यह तो मैं तुम्हारे मुख को देखकर ही समझ गया था। पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? इस पर छात्र ने कहा, आप अक्सर कहते हैं कि योग, ध्यान, प्राणायाम का मूल आधार हमारी सांसों से होता है और अपनी सांसों पर नियंत्रण पाते ही हम अपने मन व विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं। तो आज मैं आपसे सांसों का रहस्य और उसके यौगिक विज्ञान के बारे में विस्तार से जानने आया हूँ। यह सब बातें सुनकर गुरु ने एक हल्की मुस्कान दी और बोले, जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारे सांसों की गति हो जाती है, या फिर जैसी हमारी सांसें होगी वैसा ही हमारे मनोदशा हो जाएंगे। यानी हमारी सांसों से सब कुछ जुड़ा हुआ है। जो हमारे भीतर घटता है वो भी और जो हमारे बाहर घटता है वो भी, हमारे जीवन में घटने वाली हर एक घटना हमारे सांसों से गहरा संबंध रखती है। अर्थात अपने सांसों की गति पर काबू करके अपने मन और विचार पर काबू कर सकते हैं। अगर तुम किसी सच्चे योगी साधक को ध्यान से देखो तो तुम्हें उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव दिखेगा। एक सच्चा योगी बुरे से बुरे परिस्थिति में भी खुद को स्थिर और शांत रख सकता है। एक योगी अपनी भावनाओं को नहीं दबाता, बल्कि वह अपनी सांसों पर काबू हासिल करता है। वह अपनी मन पर काबू पा लेता है और जिस आदमी का मन उसके काबू में हो, उस आदमी के पास उसकी हर समस्या का समाधान होता है। गुरु ने छात्र की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुमने कुछ योगियों के बारे में सुना अवश्य होगा। वह 100 से 300 सालों तक कैसे जी जाता था। आखिर वो इतने लंबे समय तक खुद को जीवित कैसे रख पाते हैं? असल में उसका नियंत्रण अपनी सांसों पर होता है, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहा जाता है। प्राण ऊर्जा हमारे चारों तरफ है। इसे कितनी मात्रा में लेना और छोड़ना है ये एक योगी अच्छी तरह जानता है। इसीलिए वह इस प्राण ऊर्जा का उपयोग अपनी जरूरत के हिसाब से करता है और खुद को दीर्घायु बना सकता है। अगर तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, सामान्य से अधिक क्षमता चाहते हो, तेज बुद्धि चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सांसों को समझना होगा और इस पर काबू पाना होगा और उन्हें काबू करते ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। असल में डर, चिंता और परेशानी जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सिर्फ हमारे मन और भावनाओं की उपज है और हमारे मन और भावनाओं को केवल एक ही चीज नियंत्रित कर सकता है और वो है हमारी सांसें। हमारे अंदर का क्रोध, चिंताएं, जलन, अहंकार, बदला लेने की भावना, ये सब कुछ हमारे सांसों के हिसाब से नियंत्रित होते हैं। अगर हमारी सांसों पर हमारा काबू है तो ये सभी विकार हमारे काबू में हो जाते हैं। सांस हमारे शरीर और मन के बीच पुल का काम करता है। अगर हमें अपनी मन तक पहुंचना है तो उसके विकारों को समझकर उसको दूर करना है, तो हमें अपने सांसों के पुल पर चलना होगा। हमें अपने सांसों के जरिए हमें अपने मन तक पहुंचना होगा और यही एक मात्र रास्ता है अपने मन को समझने का। अगर तुमने किसी बच्चे को सोता हुआ देखा हो तो तुमने अवश्य ही अनुभव किया होगा कि जब वो बच्चा सांस अंदर लेता है तो उसका पेट फूल जाता है
और जब सांस छोड़ता है तब उसका पेट पिचकता है। यानी एक बच्चा अपनी पेट और नाभि से सांस लेता है, जो सांस लेने का सबसे प्राकृतिक तरीका है। गहरी व लंबी सांस की वजह से मन उत्साहित व हल्का रहता है। उसका शरीर बहुत अधिक तक प्राकृतिक तरीके से ही काम करता है। तुमने देखा होगा कि बच्चा अपने मन में किसी भी बात को ज्यादा समय तक नहीं रखता है और वह ज्यादा किसी से लंबे समय तक गुस्सा भी नहीं रह सकता है। अगर उसे किसी गलती पर डांट या मार दिया जाए तो कुछ समय बाद उसे फिर भूलकर खेल में मग्न हो जाता है। बच्चा इतना सरल इसलिए हो पाता है क्योंकि उसकी सांसें प्रकृति रूप से चलती है। यानी बच्चे के शरीर को विकास चाहिए और विकास के लिए ज्यादा ऊर्जा और ज्यादा ऊर्जा के लिए ज्यादा लंबी सांसें चाहिए। इसीलिए प्रकृति ने उसे लंबी सांसें दी है। हालांकि लंबी सांसें प्रकृति ने हर किसी को प्रदान किए हैं। इंसान ने अपने जीवन में कुछ अप्राकृतिक परिवर्तन कर अपनी सांसों को छोटा कर लिया है। वह पेट की बजाय वह अपने सीने से सांसों को लेता है। हम जितनी छोटी सांस लेंगे उतना चिंता और विकार से भरे रहेंगे। हमारी सांसें जितनी लंबी और गहरी होगी हम उतने ही खुश और शांत रहेंगे। गुरु ने फिर आगे कहा, एक आदमी 1 मिनट में 14 से 15 बार सांसें लेता है। सांस का सीधा संबंध हमारे मन की स्थिति और हमारे सांस के कंपन से है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 11 से नीचे आ जाए तो हम अपनी आसपास होने वाली कई कंपनों को समझना शुरू कर देंगे। यानी जानवरों की आवाजें हमारे लिए स्पष्ट हो जाएगी। तुमने सुना होगा कि शेर व बाघ जैसे खूंखार जानवर भी कुछ योगियों के समक्ष आते ही पालतू बिल्ली की भांति व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उस योगियों ने अपनी सांसों की संख्या को कम करके जानवर की आवाजों और भावनाओं को अपने कंपनों के साथ एक संवाद स्थापित कर लेते हैं। अगर 1 मिनट में ली गई सांसों की संख्या 9 से कम हो जाए तो पेड़ों व वनस्पति क्या कार्य कर रहा है वो समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर हमारे सांसों की संख्या 1 मिनट में 6 से कम हो जाए तो बेजान चीजें कैसे काम करती है ये समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। बेजान चीजों के कंपन और उससे जुड़े दुनिया हमारे लिए स्पष्ट हो जाएगी। अगर दूसरे शब्दों में कहे तो ब्रह्मांड की प्रकृति को समझा जा सकता है। ऐसी ही स्थिति पर पहुंचकर बहुत से योगी और ऋषि मुनि ब्रह्मांड के रहस्यों और उनमें घटने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी कर देते हैं। हमारा शरीर जितना स्थिर होगा हम उतना ही कम सांसें लेंगे। अगर हम अपनी शरीर को स्थिरता की एक निश्चित स्तर पर ले जाएं और बहुत देर सांस न ले तो हमारे शरीर पे हमारा नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। योगी परंपराओं में कहा जाता है कि एक योगी अपनी सांसों घंटों तक रोककर नई मानवीय आयामों का अनुभव कर सकता है। ऐसी बहुत से बीमारियां हैं जो जानलेवा हो सकती है, जिसका कोई इलाज नहीं है। उसे केवल अपने मन और दिमाग पर काबू रखकर उसे ठीक किया जा सकता है। अपनी सांसों पर काबू करके व्यक्ति एक ऐसी मानसिक स्थिति तक पहुंच सकता है जहां जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव उसे परेशान नहीं कर सकते। कुछ लोगों को यह सब बातें कहानी लग सकती है क्योंकि आमतौर पर लोग ऐसा नहीं करते और कोई भी चीज जिस पर उन्हें यकीन नहीं होता उसे अंधविश्वास कहकर नकार देते हैं। लेकिन पुरानी यौगिक परंपराओं का पालन करने वाले लोग ऐसी बातों का दावा करते हैं। उन्हीं लोगों में से एक है स्वामी रामा, जो हिमालय की गुफा में रहा करते थे। उन्होंने बचपन से ही
योग प्रणाली का अध्ययन शुरू कर दिया था और 1970 में स्वामी रामा एक अमेरिकन रिसर्च सेंटर में गए। वहां वे अपनी सांसों पर काबू करके उन्होंने अपनी दिमाग और अपने मन पर नियंत्रण कर लिए, क्योंकि वह जब चाहे जितने समय तक चाहे अपनी सांसों और अपनी हृदय की धड़कन, शरीर में बहने वाले रक्त को रोक देते थे। रिसर्च सेंटर में मौजूद डॉक्टर स्वामी रामा के शरीर पर रिसर्च किया और उन्हें मृत घोषित कर दिया, लेकिन इस अवस्था में भी स्वामी रामा सब कुछ महसूस कर रहे थे। ये सब देखकर वहां मौजूद सभी डॉक्टर की टीम हैरान रह गए कि ऐसा संभव कैसे है। सांसों को ध्यानपूर्वक रोक लेना यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि प्राचीन एक यौगिक कला है। एक योगी जिसने अपनी सांसों पर काबू पा लिया है, वह जब चाहे अपनी सांस रोक सकता है। स्वामी रामा के अनुसार अगर आप अपनी सांसों को समझ गए तो आपके शरीर में होने वाली वह बीमारियां जिसका इलाज आज मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है, सांसों के माध्यम से उन्हें भी ठीक किया जा सकता है। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। तो मित्रों, श्वास की इस यौगिक क्रियाओं के विषय में आपका क्या विचार है, आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं और इस वीडियो को लाइक आप अवश्य करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को और भी स्ट्रांग बनाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले कथा के साथ। तब तक तथागत बुद्ध आपका